हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया था कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे पूरी एक लिस्ट बनाई थी नोज से लेके लंग्स तक की, और उसमें क्या क्या मिलता है ये चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। आज हम लोग उन्हीं स्ट्रक्चर्स को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, उन्हीं स्ट्रक्चर्स को हमको आगे डिस्कस करना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसको स्टार्ट हम लोगों ने नोज से किया है। तो नोज से लेके पूरा का पूरा एक पाथवे होता है, वो पाथवे आज हम लोगों को डिस्कस करना है। तो नोज की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास नॉस्ट्रिल्स जो हैं, ठीक है, जो हमने स्टार्ट किया था नॉस्ट्रिल्स, जो हमारी नोज के अंदर ओपनिंग होती है। नॉस्ट्रिल्स के बाद हम लोग बढ़ते हैं नेजल कैविटी। नेजल कैविटी में आता है नेजल चेंबर। नेजल कैविटी में क्या आता है? नेजल चेंबर। ठीक है, नेजल चेंबर के बाद हम लोग जाएंगे नेजोफैरिंक्स पे। कहां पे बेटा? नेजोफैरिंक्स। ओके, ये जो नेजोफैरिंक्स होता है, नेजोफैरिंक्स के बाद जाएंगे हम लोग ओरोफैरिंक्स पे। ओरोफैरिंक्स, वहां से हम लोग आएंगे लेरिंगोफैरिंक्स। वहां से आएंगे हम लोग लेरिंगोफैरिंक्स पे। ठीक है, लेरिंगोफैरिंक्स के बाद बहुत इंपॉर्टेंट अब हो जाता है, लेरिंगोफैरिंक्स के बाद अब हम लोग आते हैं किस पे? ट्रैकिया पे। किस पे आएंगे बेटा हम लोग? ट्रैकिया पे। और ट्रैकिया जो होती है, ट्रैकिया क्या करती है? ट्रैकिया जो है डिवाइड करती है ब्रोंकाई में। ठीक है, ट्रैकिया डिवाइड करती है ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई डिवाइड करती है ब्रोंक्यूल्स में। इनको कलेक्टिवली कहा जाता है ब्रोंकियल ट्री। कलेक्टिवली इनको हम लोग कहते हैं ब्रोंकियल ट्री। और इसके बाद आता है रेस्पिरेटरी ट्री, जो आपके लंग्स में होता है, रेस्पिरेटरी ट्री। ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्री किससे बनता है? जो आपकी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होती है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स प्लस उनके साथ में एसोसिएटेड एल्वियोलाई। ठीक है, यहां पे क्या आएगा? यहां पे आपका आएगा ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शरी ब्रोंकियस। ठीक है, और जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल प्लस एल्वियोलाई होगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल प्लस एल्वियोलाई होगा, वो रेस्पिरेटरी ट्री बनेगा। आपका यहां पे क्या होगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, वो ब्रोंकियल ट्री बनेगा। ठीक है, वो क्या बनेगा? ब्रोंकियल ट्री बनेगा। अब बेटा यहां पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी है। क्या समझनी है? कि नॉस्ट्रिल से लेके ब्रोंकियल ट्री तक, नॉस्ट्रिल से लेके ब्रोंकियल ट्री तक आपका होता है कंडक्शन जोन। ठीक है, नॉस्ट्रिल से लेके ब्रोंकियल ट्री तक क्या होता है? कंडक्शन जोन होता है। ओके, और जो रेस्पिरेटरी ट्री होता है, जो रेस्पिरेटरी ट्री होता है, ये होता है एक्सचेंज जोन। ये क्या होता है बेटा? एक्सचेंज जोन होता है। यहां पे क्या होता है? यहां पे आपका गैसियस एक्सचेंज होता है। ब्लड जो है लंग्स को CO2 देता है और लंग्स से ऑक्सीजन ले लेता है। ब्लड जो है लंग्स को CO2 देता है और लंग्स से ऑक्सीजन ले लेता है। तो ये आपका एक्सचेंज जोन है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल प्लस एल्वियोलाई, टर्मिनल ब्रोंक्यूल प्लस एल्वियोलाई। और ये जो यहां तक ब्रोंकियल ट्री तक है, ये आपका कंडक्शन जोन है। ये एयर को लेके लंग्स तक आने का रास्ता है। कंडक्शन जोन एयर को लेके लंग्स तक आने का रास्ता है। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई? अब हम लोग बात करते हैं किसकी? अब हम लोग बात करते हैं, ये तो अब हमारा पाथवे की बात हो गई। नोज क्या करती है उसकी बात करते हैं। नोज का काम क्या होता है? देखो बेटा, नोज जो होता है ना, नोज हमारी बॉडी में एयर के एक फिल्टर का काम करता है। ठीक है, नोज हमारी बॉडी में एयर के फिल्टर का काम करता है। नोज क्या करती है? नोज में जो हेयर होते हैं, नोज में जो हेयर होते हैं वो धूल मिट्टी और जो दूसरे सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उनको वहीं पर रोक लेते हैं। साथ ही साथ नोज क्या करती है? नोज क्या करती है? नोज आपकी जो है
एयर कंडीशनिंग करती है, मतलब जो आउटर एयर होती है उसको बॉडी टेम्परेचर पे लेके आना और उसको मॉइस्ट बनाना। ठीक है बेटा, अब थोड़ा सा इसको समझना। अब हम लोग ट्रेकिया की बात करते हैं। देखो, अगर आप यहां से नोज से लेके आएंगे, ये ट्रेकिया आप यहां पे बताएंगे। डायग्राम मेरे बहुत खराब बनते हैं, ठीक है, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि मेरी ड्राइंग कितनी अच्छी है, पर हम लोग डायग्राम की ब्यूटिफिकेशन पे नहीं जाएंगे, हमको मतलब है जो चीज हम लोग पढ़ेंगे उससे। हम लोग जो यहां पे पढ़ेंगे हम लोगों को उससे मतलब है। ठीक है बेटा, डायग्राम कितना सुंदर बन रहा है, सुंदरता पे नहीं जाना है, जो मैं यहां पे बताऊंगा उससे मतलब रखना है। ठीक है, अब ठीक है, यह आपका हो गया लेफ्ट लंग, ये क्या हो गया लेफ्ट लंग, और ये वाला क्या हो गया राइट वाला, ये हो गया राइट लंग। ठीक है, लेफ्ट लंग और राइट लंग, इसको हम लोग कहेंगे ट्रेकिया, इसको क्या कहेंगे ट्रेकिया, और ये जो है इसको हम लोग कहेंगे ब्रोंकस, एक को ब्रोंकस, एक से ज्यादा को ब्रोंकाई। ठीक है, इसके अलावा यहां पे हम लोग और क्या बताएंगे, यहां पे हम लोग बताएंगे डायफ्राम। ये जो ब्लू कलर से बना है ये हमारा एक मसल है डायफ्राम, जो थोरैसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां पे याद रखना, जो लेफ्ट लंग होता है उसको दो लोब्स में डिवाइड किया जाता है, लेफ्ट लंग दो लोब्स में डिवाइडेड होता है, पर जो राइट लंग होता है, जो राइट लंग होता है वो तीन लोब्स में डिवाइडेड होता है, 1 2 3 और 1 2। लेफ्ट लंग दो लोब्स में डिवाइडेड है और राइट लंग तीन लोब्स में डिवाइडेड है। लेफ्ट लंग दो लोब्स में डिवाइडेड है और राइट लंग तीन लोब्स में डिवाइडेड है। ठीक है बेटा, अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और समझना, जो हमारी ट्रेकिया होती है, ट्रेकिया में आपको देखने को मिलेगी कार्टिलेजिनस रिंग्स। ट्रेकिया में क्या देखने को मिलेगा, ट्रेकिया में देखने को मिलेंगी कार्टिलेजिनस रिंग्स। ठीक है, ट्रेकिया में और ब्रोंकाई में आपको देखने को मिलेगी कार्टिलेजिनस रिंग्स। ठीक है बेटा, ये जो ग्रीन कलर से यहां पे अंदर बना है, ये ग्रीन कलर से है कार्टिलेजिनस रिंग्स, कार्टिलेजिनस रिंग्स। ठीक है बेटा, तो ये मोटे मोटे तौर पे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर होता है। अभी हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर पे नहीं जा रहे हैं, हम लोग इसकी ग्रॉस एनाटॉमी देख रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या याद रखना है कि ट्रेकिया और ब्रोंकस में जो कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है, ट्रेकिया और ब्रोंकस में जो कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं वो क्या करती हैं, ट्रेकिया और ब्रोंकस की कार्टिलेजिनस रिंग्स ट्रेकिया को बंद होने से रोकती हैं। ठीक है, ट्रेकिया को बंद होने से रोकेगी। ट्रेकिया अगर यहां पे एयर नहीं है तो क्या होता है, ट्रेकिया बंद हो सकती है, क्योंकि वो मस्कुलर ट्यूब है। ठीक है, क्या है बेटा, वो मस्कुलर ट्यूब है, वो बंद हो सकती है। तो ये जो कार्टिलेज रिंग होती है, जो कार्टिलेजिनस रिंग होती है ना, ये कैसी होती है, कार्टिलेजिनस रिंग होती है सी अक्षर के आकार की, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग। ठीक है, जो लेटर सी होता है, यानी कि ये पोस्टीरियरली इनकम्प्लीट है, पीछे की तरफ इनकम्प्लीट है। आपको आगे से कंप्लीट रिंग दिख रही है, बट पीछे की तरफ क्या है, इनकम्प्लीट है, सी लेटर के शेप की है। ठीक है ना, और ये जो होती है, इस कार्टिलेज का एक स्पेशल नाम होता है, मैं नाम आपको बता देता हूं, बट उसकी डिटेल हम लोग जब लोकोमोशन मूवमेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर डिस्कस करेंगे। ये होती है हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, क्या होती है बेटा, हाइलिन कार्टिलेज। ट्रेकियल रिंग्स आर मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज, ट्रेकियल रिंग्स आर मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। ठीक है, ये जो छोटा सा डिप्रेशन आपको यहां पे दिख रहा है लेफ्ट वाले लंग में, छोटा सा डिप्रेशन दिख रहा है, ये डिप्रेशन जो होता है ये हार्ट को जगह प्रोवाइड करने के लिए होता है।
ठीक है, ये हार्ट को जगह प्रोवाइड करने के लिए होता है। कार्डियक नॉच कहते हैं इसको हम लोग कार्डियक नॉच कहते हैं, हार्ट को जगह प्रोवाइड करने के लिए होता है। ओके बेटा, ठीक है। अब अगर ये यहां पे आपको क्लियर हो गया है, अब अगर यहां पे ये क्लियर है, तो अब हम लोग एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारे जो लंग्स होते हैं वो क्या करते हैं? लंग्स, पहली बात तो जैसा कि हमने अभी पढ़ा था, उनके अंदर एल्वियोलाई होते हैं जो गैसियस एक्सचेंज का काम करते हैं। एल्वियोलाई होते हैं जो गैसियस एक्सचेंज का काम करते हैं। ठीक है बेटा, अब जो एल्वियोलाई है, ठीक है, जो हमारे लंग्स हैं, लंग्स एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं। डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं, जिसको या तो आप कहते हो प्लूरा या कहते हो प्लूरल मेम्ब्रेन। या तो आप कहते हो प्लूरा या कहते हो प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है बेटा, या तो क्या बोलोगे आप इसको, प्लूरा कहोगे या कहोगे प्लूरल मेम्ब्रेन। ये क्या करती है? ये लंग्स को किसी भी तरीके की इंजरी होने से बचाती है। लंग्स को किसी भी तरीके की इंजरी होने से बचाती है। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आई? तो ये तो स्ट्रक्चर हुआ, ठीक है, ये तो लंग्स का स्ट्रक्चर हुआ। अब हम लोगों को समझना है, सबसे पहले तो टिश्यूज डिस्कस करना है, जिससे आपको समझ में भी अच्छे से आएगा। एनिमल टिश्यूज वाला चैप्टर जब आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, एनिमल टिश्यूज वाले चैप्टर में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज डिस्कस करेंगे। अब अगर मैं बात करूं ट्रेकिया की, किसकी बात करूं? ट्रेकिया की। तो ट्रेकिया में आपको मिलता है सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर इपिथीलियम। सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर इपिथीलियम, ये ट्रेकिया के अंदर आपको मिलता है। और ये कैसा होता है? ये होता है सीलिएटेड। इसके सेल्स के ऊपर आपको सीलिया देखने को मिलेंगे। सीलिया आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़े होंगे पैरामीशियम के ऊपर, जब आपने डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड पढ़ा होगा। तो सूडो स्ट्रैटिफाइड कॉलमनर इपिथीलियम जो कैसा होता है? सीलिएटेड होता है। ठीक है बेटा, और एक बात और, हमारी बॉडी में ना वर्टिब्रल बोन्स होती है, ठीक है, वर्टिब्रल बोन्स होती है, 7 यहां पे होती है। ठीक है, गर्दन में 7 होती है जिनको सर्वाइकल वर्टिब्रा कहते हैं। थोरैक्स में 12 होती है जिनको थोरैसिक वर्टिब्रा कहते हैं। थोरैक्स में 12 होती है जिसको थोरैसिक वर्टिब्रा कहते हैं। तो जो T4 होती है, T4, ठीक है, जो ट्रेकिया में क्या होती है? T4। बढ़े आगे, T4, जो T4 से लेके T5 वाला लेवल होता है, T4 से लेके T5 वाला जो लेवल होता है, इसके आसपास एग्जैक्टली पूछा जाए तो 5th थोरैसिक वर्टिब्रा आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एग्जैक्ट आपसे पूछा जाए तो 5th थोरैसिक वर्टिब्रा आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लेकिन T4 से T5 वाला जो लेवल होता है, यहां पे ट्रेकिया डिवाइड करती है 2 प्रिंसिपल ब्रोंकाई में। 2 प्रिंसिपल ब्रोंकाई में आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाओ तो 5th थोरैसिक वर्टिब्रा जो T5 का लेवल होता है, T5 पे ट्रेकिया डिवाइड करती है 2 प्रिंसिपल ब्रोंकाई में। अब एल्वियोलाई की बात करेंगे। एल्वियोलाई जो होता है, इनमें मिलता है सिंपल स्क्वैमस इपिथीलियम। इनमें मिलता है सिंपल स्क्वैमस इपिथीलियम। ठीक है बेटा, क्या मिलता है इनके अंदर? सिंपल स्क्वैमस इपिथीलियम। ठीक है, चलो अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कैसे करता है। ठीक है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कैसे करता है। तो अब बेटा बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। ठीक है, जो डायफ्राम होता है ना, जो डायफ्राम होता है, ठीक है, डायफ्राम के 2 शेप होते हैं। डायफ्राम के 2 शेप होते हैं। जब डायफ्राम रिलैक्स्ड रहेगा,
मसल है बेटा, मसल में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। तो एक स्टेट तो हो गया जब वो रिलैक्स्ड रहेगा, एक हो गया जब वो कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा। तो जो रिलैक्स डायफ्राम होता है, रिलैक्स डायफ्राम होता है डोम शेप्ड। रिलैक्स डायफ्राम होता है डोम शेप और कॉन्ट्रैक्टेड डायफ्राम होता है फ्लैट। ठीक है, रिलैक्स डायफ्राम होता है डोम शेप और कॉन्ट्रैक्टेड डायफ्राम होता है फ्लैट। अब इसका मतलब ये होता है बेटा डोम शेप, ये होता है डोम शेप, गुंबद आकार। ठीक है, गुंबद के जैसा ये होता है डोम शेप। फ्लैट तो आप समझ जाते होंगे, सीधी लाइन। ठीक है, तो ये वाला डोम शेप आपका रिलैक्स स्टेट में है और कॉन्ट्रैक्टेड आपका फ्लैट वाला हो जाता है। ठीक है, पहली बात तो ये डायफ्राम के दो शेप, एक डोम शेप और एक फ्लैट शेप। डोम शेप होता है रिलैक्स में, कॉन्ट्रैक्टेड में होता है फ्लैट। पहली बात तो ये। दूसरा, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां पे आपको क्या देखने को मिलता है, अब आपको यहां पे और देखने को मिलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटरकॉस्टल मसल्स। ठीक है, ये दो होते हैं, एक होते हैं एक्सटर्नल, एक होते हैं एक्सटर्नल, दूसरे होते हैं इंटरनल। ठीक है, अब ये इंटरकॉस्टल मतलब का क्या, इंटरकॉस्टल मतलब होता है बिटवीन रिब्स, बिटवीन रिब्स। रिब्स के बीच में जो मसल्स होते हैं उनको हम लोग इंटरकॉस्टल मसल्स बोलते हैं। बाहर की तरफ एक्सटर्नल, अंदर की तरफ इंटरनल। ठीक है बेटा, बाहर की तरफ एक्सटर्नल और अंदर की तरफ इंटरनल। अब यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अब आप समझो कि आपकी बॉडी में ब्रीदिंग कैसे होती है, आपकी बॉडी में ब्रीदिंग कैसे होती है उसको समझना यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, ये मसल्स के मैंने नाम इसीलिए बताए हैं क्योंकि ये मसल्स अपना काम करेंगे। ठीक है, अब ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं बेटा, है ना, ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं। ब्रीदिंग के दो स्टेप होते हैं, एक ब्रीदिंग का स्टेप होता है इनहेलेशन, एक होता है इनहेलेशन और दूसरा होता है एक्सहेलेशन। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। अब हम लोगों को यहां पे देखना है कि कहां पे क्या काम हो रहा है, इनहेलेशन में क्या हो रहा है और एक्सहेलेशन में क्या हो रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट इनहेलेशन का, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। तो डायफ्राम कैसा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टेड में भी बताया था, डायफ्राम हो जाएगा फ्लैट। कैसा हो जाएगा डायफ्राम, फ्लैट। ठीक है, और यहां पे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ EICM, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। अभी बताए थे एक्सटर्नल इंटरनल, इन दो मसल्स का यहां पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, इन दो मसल्स का यहां पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी, वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी इंक्रीजेज। थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हुआ, इंक्रीज हो गया, जिससे उसके अंदर का जो प्रेशर है, प्रेशर ऑफ थोरैसिक कैविटी क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। क्या हुआ बेटा, डिक्रीज हुआ। बात समझ में आई, क्या हुआ, ये डिक्रीज हुआ। समझ में आ रही बेटा बात। अगर आपका प्रेशर इंक्रीज वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। थोरैसिक कैविटी के अंदर का प्रेशर डिक्रीज हुआ, थोरैसिक कैविटी के अंदर का प्रेशर डिक्रीज हुआ, यानी कि जो आपके लंग्स हैं, लंग्स के अंदर का प्रेशर भी डिक्रीज होगा। मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर
डिक्रीजेज। ठीक है, क्या हुआ फर्स्ट स्टेप, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ। डायफ्राम कैसा हुआ, डायफ्राम फ्लैट हो गया। ठीक है, डायफ्राम कैसा हुआ, फ्लैट हो गया, तो लंग्स को फैलने की जगह मिली, यानी कि अंदर वॉल्यूम जो है थोरैसिक कैविटी का वो इंक्रीज हुआ। थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम अगर इंक्रीज हुआ तो लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे जो एटमॉस्फेरिक एयर है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो क्या होगी, एटमॉस्फेरिक एयर क्या होगा, लंग्स के अंदर मूव करेगी। एटमॉस्फेरिक एयर लंग्स के अंदर मूव करेगी। ठीक है, समझ में आया। तो अब यहां पे नेक्स्ट एक्सेलेशन की बात करते हैं। एक्सेलेशन में रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम। दूसरा, रिलैक्सेशन ऑफ IICM, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। सॉरी ये अब यहां भी ई ही आएगा, यहां भी ई आएगा, आई नहीं आएगा, यहां पे भी ई आएगा। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। जब डायफ्राम रिलैक्स करता है तो वो कैसा हो जाता है, वो हो जाता है डोम शेप। कैसा हो जाता है, डोम शेप। अब इसके कारण क्या होगा, वॉल्यूम जो है थोरैसिक कैविटी का, वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी डिक्रीजेज। वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो क्या होगा, जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर था, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या होगा, अब एयर को बाहर फेंका जाएगा। एयर को क्या होगा, बाहर फेंका जाएगा। समझ आया, एयर को बाहर की तरफ फेंका जाएगा। बात समझ में आई बेटा। यह है आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन इस तरीके से होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल कहां हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल हो रहा है इनहेलेशन में। तो इनहेलेशन जो है वो आपकी होगी एक्टिव प्रोसेस। क्यों, क्योंकि यहां पे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल हो रहा है। और एक्सहेलेशन क्या होगा, एक्सहेलेशन आपका होगा पैसिव प्रोसेस। एक्सहेलेशन होगा पैसिव प्रोसेस, इनहेलेशन क्या होगा, एक्टिव प्रोसेस। क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे आपका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मसल्स का। और एक्सहेलेशन क्या होगा, एक्सहेलेशन पैसिव प्रोसेस होगा, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स हो रहा है। समझ आई बात। तो एक्टिव प्रोसेस हुआ इनहेलेशन और पैसिव प्रोसेस हुआ एक्सहेलेशन। ठीक है, बात समझ आई। एयर का इनहेलेशन कैसे होगा और एयर का एक्सहेलेशन कैसे होगा, यहां तक कोई प्रॉब्लम है। अब बेटा बहुत ध्यान से सुनना, हम लोग यहां पे नॉर्मल इनहेलेशन एक्सहेलेशन की बात कर रहे हैं। ये नॉर्मल इनहेलेशन और नॉर्मल एक्सहेलेशन है। इसमें अभी आप ताकत नहीं लगा रहे हो, आप अभी फोर्सफुल इनहेलेशन और फोर्सफुल एक्सहेलेशन नहीं कर रहे हो। ठीक है, फोर्सफुल इनहेलेशन और फोर्सफुल एक्सहेलेशन नहीं कर रहे हो, उसकी अलग से बात करेंगे। अभी नॉर्मल पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग नॉर्मल पे बात कर रहे हैं। जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट है आपका, जब आपकी बॉडी में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, ऑक्सीजन डिमांड नॉर्मल है, तब आपकी बॉडी में जो नॉर्मल ब्रीदिंग होगी उसमें इस तरीके से होगा। अच्छा, फोर्सफुल इनहेलेशन और फोर्सफुल एक्सहेलेशन में क्या होगा, फोर्सफुल इनहेलेशन और फोर्सफुल एक्सहेलेशन में क्या होगा, जो आपके इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, वो फोर्सफुल इनहेलेशन मतलब फोर्सफुल ब्रीदिंग में काम करते हैं। नोट डाउन दिस पॉइंट, नोट डाउन दिस पॉइंट। इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स बिकम एक्टिव, internal intercostal muscles become active during forceful breathing, during forceful breathing. Internal
इंटरकॉस्टल मसल्स बिकम एक्टिव ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग। ठीक है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स बिकम एक्टिव ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग। ताकत लगा के इनहेल एक्सहेल करोगे तब क्या होगा, तब आपका इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स काम करेंगे। समझ में आया? यहां तक कोई प्रॉब्लम? तो यह आपका हो गया मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है बेटा, अब इनहेलेशन पे देखना और बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, इनहेलेशन में देखना और बहुत ध्यान से देखना। जब आप इनहेल करते हो, ठीक है, जब आप इनहेल करते हो तब क्या होता है, इनहेल करके देखो, आपका रिबकेज फॉरवर्ड्स और अपवर्ड्स मूव कर रहा है। आपका जो रिबकेज है वो कहां मूव कर रहा है, फॉरवर्ड्स। कहां मूव कर रहा है, फॉरवर्ड और अपवर्ड। फॉरवर्ड और अपवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है बेटा, फॉरवर्ड और अपवर्ड मूव कर रहा है। समझ में आई बात? फॉरवर्ड और अपवर्ड मूव कर रहा है। अब वहीं पे जब आप एक्सहेल करोगे, वहीं पे जब आप एक्सहेल करोगे तो क्या होगा, जब आप एक्सहेल करोगे तो आपका जो रिबकेज है, एक्सहेल करोगे तो आपका जो रिबकेज है वो बैकवर्ड और डाउनवर्ड मूव करेगा। बैकवर्ड और डाउनवर्ड मूव करेगा। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिबकेज इनहेलेशन में फॉरवर्ड और अपवर्ड, इनहेल करके देखो, आप फील कर सकते हो इसको फॉरवर्ड और अपवर्ड मूव करते हुए। फिर एक्सहेल करके देखो, आप फील करोगे उसको बैकवर्ड और डाउनवर्ड मूव करते हुए। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? बात समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत? तो बेटा आज जो है आप लोगों को मैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के साथ छोड़े जा रहा हूं। ठीक है, आज मैं आप लोगों को मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के साथ छोड़े जा रहा हूं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कम शब्दों में काफी पढ़ा दिया है, कम शब्दों में काफी पढ़ा दिया है मैंने आपको। ठीक है बेटा, इसको ध्यान से सुनना और इसको ध्यान से पढ़ना एनसीईआरटी से। कल हम लोग फिर आगे का डिस्कस करेंगे। ओके।